जय श्री कृष्णा साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का हमारा अनुवांशिक का चैप्टर, जिसमें हमने मेंडल के बारे में, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना, मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे, और अब हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता की जो अगली कड़ी है, उसमें अनुवांशिक शब्दावली। ये काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। युग्म विकल्प क्या है, संयुग्मजी क्या है, विपर्य सिलेक्शन क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में हम शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले अनुवांशिक शब्दावली हम देखते हैं। जिन शब्द है वो आपको कहीं जगह कहीं बार सुनने को मिलेगा, तो जितना हो सके इस शब्द को आप जितना बार बार देखेंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना ही ज्यादा ये मजबूत भी रहेगा। तो देखो, जिन क्या है, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जिन कहते हैं। किसी भी एक लक्षण को, जैसे कि हमने देखा कि जिराफ है, पहले जिराफ की गर्दन गायों के समान छोटी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे खाद्यान्न की कमी होने लगी, ठीक है, वनस्पति की कमी होने लगी, बड़े बड़े पेड़ पौधे की वनस्पति आगने लगी, धरातल के पेड़ पौधे कम होने लगे, तो धीरे धीरे जिन ने मतलब जिराफ ने अपने आप को इस प्रकार से ढालना शुरू किया कि एक समय बाद जिनकी गर्दन, जो ये जिराफ की गर्दन है, वो लंबी हो गई। तो एक लक्षण हुआ जो प्रभावी रूप से था और उसके ऊपर अनुवांशिक प्रभाव देखने को मिला। इस प्रकार ये जिन के बारे में बात की जाती है। जिन को मेंडल ने अपने प्रयोग के अंदर कारक शब्द कहा था। मेंडल ने कहा था कि कोई एक ऐसा कारक जो किसी भी अनुवांशिक विभिन्नता के लिए आधार हो या किसी भी अनुवांशिक विभिन्नता का कारण बनता हो, वह कारक है जो आगे से आगे एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और जो विभिन्न एक से अधिक पीढ़ियों के निर्माण में भी सहायक होता है। फिर देखो, इसे मेंडल ने इसे कारक कहा, जबकि जॉनसन ने इसे जिन नाम दिया। मेंडल ने इसको कारक कहा, उसे जॉनसन ने बाद में क्या नाम दे दिया, जिन। और आज वर्तमान समय में हम उसको किस नाम से जानते हैं, जिन के नाम से। फिर देखो, एक युग्म विकल्पी, एक जिन आ गया, एक फिर दूसरा शब्दावली है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी में क्या होता है कि जिन के दो ऐसे विपर्ययी स्वरूप, जिन जो कारक हैं, उसके दो ऐसे लक्षण जो किसी न किसी विभिन्नता या किसी न किसी प्रभाव के लिए कारण बनते हैं। तो जिनके दो ऐसे विपर्ययी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कि पौधे की लंबाई, तो आपको पौधा एक लंबा मिला जिसे आपने टी नाम दिया, एक बौना पौधा जिसे आपने स्मॉल टी बोला। तो लंबे और बौने पौधे के बीच में जब संकरण कराएंगे तो आने वाली जो नई पादप संतति होगी उसमें कुछ न कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो दोनों की सिमिलरिटी को दर्शाते होंगे, या जिसमें एक लक्षण है जो दूसरे लक्षण के ऊपर प्रभावी होगा, ठीक है। तो दोनों युग्म विकल्पी हैं, दो युग्म हो गए, एक बौना पौधा एक लंबा पौधा, दोनों के बीच में संकरण कराया तो दोनों के बीच में विपर्ययी लक्षण थे, वो कैसे थे, विपरीत थे। तो इसे उन्होंने क्या बताया कि दो विपर्ययी लक्षण वाले, दो विपर्ययी स्वरूप को युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो युग्म विकल्पी शब्द जब भी आता है तो सीधी सी बात ध्यान रखनी है, युग्म विकल्पी का मतलब है जिनके दो ऐसे स्वरूप या जिनके दो विपर्ययी स्वरूप जिनके बीच में संकरण कराया जाता है वो युग्म विकल्पी कहलाता है। फिर है समयुग्मजी शब्द। क्या है, समयुग्मजी मतलब जिनके दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो। किसी भी जिन की बात करेंगे तो उसके दोनों जो युग्म विकल्पी है वो एक समान हो। जैसे कि आपने दो लंबे पौधों के बीच में संकरण करवाया या आपने दो बौने पौधों के बीच में संकरण कराया, मतलब आपने गुलाब के दो पौधे ले लिए, संकरण करवाया, जो भी संतति मिलेगी वो आपके सामने है, या आपने एक गुलाब का ले लिया, एक हजारे का पौधा ले लिया, दोनों के बीच में संकरण कराया तो वो कैसा हो गया, युग्म विकल्पी संकरण। तो इस प्रकार आपके जिन, युग्म विकल्पी और समयुग्मजी ये इसके अंदर है। और इसके अंदर देखते हैं, ये आप आराम से उतार लीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अनुवांशिक शब्दावली में जिन, युग्म विकल्पी और समयुग्मजी के बारे में हमने ये पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चौथा युग्म विकल्पी, देखते हैं क्या है। देखें भाई, आगे चौथा लक्षण है विषम युग्मजी। तो देखिए इसमें क्या है, अनुवांशिक शब्दावली में जिनके दो युग्म विकल्पी असमान, ठीक है, जिनके जो दो युग्म विकल्पी हैं दोनों असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। इसे कलम विषम युग्मजी पढ़ा था ना, कि दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, दोनों लंबे तो दोनों बौने, तो यहाँ दोनों विषम हो गए, मतलब एक लंबा हो गया एक बौना हो गया। फिर देखो लक्षण प्रारूप क्या है, देखो ये थोड़े से टिपिकल से है। लक्षण प्रारूप में है किसी सजीव की बाह्य प्रकृति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। सीधी सी बात है कि मान लो मैंने किसी दो पादप संततियों के बीच में संकरण कराया, जैसे कि मान लो मैंने गुलाब और चमेली के पौधे में
में संकरण करवाया और जो 30 नया पौधा बनकर आ रहा है जो इनके दोनों के संकरण से, तो उसकी जो बाह्य आकृति है जो हमें दिखाई देती है उसके अंदर आपन को कोई लक्षण दिखाई देते हैं, वो बाह्य लक्षण जो प्रतीत होते हैं उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे कि लंबे पौधे समविभजी एक समान दिखेंगे, टी दोनों लक्षण लंबे लंबे दिखेंगे, तो उसके लक्षण शब्द बता सकते हैं कि ये दोनों पौधे कैसे थे, लंबे थे। फिर विषमयुग्मजी तो हम देख सकते हैं कि एक लंबा एक विषमयुग्मजी एक लंबा एक छोटा, इसके लक्षण प्रारूप मतलब इसके लक्षण को देखकर हम कह सकते हैं कि ये पौधा समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, तो ये लक्षण प्रारूप है। लक्षण प्रारूप हमेशा बाह्य प्रकृति में होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम है, मान लो मैं हूं, तो मैं मेरे माता पिता के संतान, तो मेरे माता पिता का कुछ लक्षण मेरे अंदर दिखाई देगा, ठीक है। मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब मुझे नाम से जाना न जाने, लेकिन मेरे बाह्य आकारिकों को देखकर कई लोग अपना आइडियोलॉजी लगा देते हैं, ये फलाने परिवार से या फलाने व्यक्ति का लड़का है, ठीक है। तो ये लक्षण प्रारूप हो गया। फिर देखो जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप देखो। अब जीन प्रारूप में क्या है, किसी सजीव की अनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी सजीव प्राणी की उसकी अनुवांशिक संरचना मतलब उसके शरीर के अंदर जो भी है, जैसे कि मनुष्य, भैंस, बकरी, गाय, तो सबके अंदर अलग अलग जीन प्रारूप है, तो सबकी अनुवांशिक रचना भी अलग अलग है। तो वो अनुवांशिक रचना क्या हो गई, आपके जीन प्रारूप। जैसे कि शुद्ध या समयुग्मजी लंबा, ठीक है, बड़े कर दिए। अशुद्ध या विषमयुग्मजी लंबा, तो आपने एक लंबा और एक पौने का बीच में संकरण बता दिया। तो इस प्रकार आपके विषमयुग्मजी और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। इससे पहले हमने शुरू कहां से किया था, जिनके बाद हिमोविकल्पी के बाद समयुग्मजी के बाद विषमयुग्मजी, फिर लक्षण और फिर जीन प्रारूप। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसी के अंदर हमारे नेक्स्ट प्रभावी लक्षण, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं, आगे देखते हैं लक्षण प्रारूप के अंदर देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक आपने लिख लिया भी होगा, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्या है, अभी हम देखते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है प्रभावी लक्षण। सातवां क्या है, प्रभावी लक्षण। तो इस प्रभावी लक्षण में हम देखते हैं कि कौन जीन के अंदर क्या है, इसके अनुवांशिक शब्दावली में लक्षण प्रारूप के बारे में क्या कहा गया है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है प्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। तो सीधा आता है वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कर पाता है, प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो प्रभावी लक्षण में क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने दो पौधों के बीच में, दो पादप संधि के बीच में संकरण करवाया और प्रथम पीढ़ी में मुझे लंबे पौधे हैं वो ज्यादा प्राप्त हुए, तो प्रभावी लक्षण क्या हो गया, लंबे पौधे, ठीक है। सेकेंड पीढ़ी में कराया मुझे बौने पौधे हुए, तो प्रभावी लक्षण क्या हो गया, F हो गया। तो F1 पीढ़ी में जो अपने आप को व्यक्त करता है वही प्रभावी लक्षण कहलाता है। फिर देखो नेक्स्ट अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो सीधा सवाल है, अप्रभावी में आप ऊपर से देखकर लिख भी सकते हैं लक्षण में, ठीक है। जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वो क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण। प्रभावी से ठीक उल्टा क्या हो गया, अप्रभावी। फिर नेक्स्ट देखो एक संकर संकरण। नेक्स्ट लक्षण कौन सा है अनुवांशिक शब्दावली में, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। देखो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण। एक लक्षण की मतलब सीधा सा है कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना,
वंशागति का अध्ययन करना, एक लक्षण वंशागति का अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना। मतलब सीधी सी बात है, एग्जाम में आपको पूछ ले कि किसी भी एडवांस सिटी में किसी भी जिनके एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक संकर संकरण। फिर है आपके द्विसंकर, क्या है, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। देखो इसमें वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। कितने, दो, ठीक है, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना, वंशागति का अध्ययन, ठीक है। ये हो गया आपका द्विसंकर। फिर देखो आपके त्रिसंकरण, ये 11 क्या हो गया, त्रिसंकरण, त्रिसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण। इसमें क्या है, देखो वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का, तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, वंशागति का अध्ययन, त्रिसंकरण। फिर इसके बाद है बहुसंकर, क्या है, बहुसंकर, बहुसंकर संकरण। इसके अंदर किसका करते हैं, देखो बहुसंकर संकरण में जिसमें कई लक्षणों की, ठीक है, बहुसंकर मतलब कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना, बहुसंकर संकरण, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये बहुसंकर तक आपने देखा, ठीक है, आराम से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। बहुसंकर तक हमने आज ये पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परिसंक्रम संकरण से लेकर अंतिम तक के, ठीक है। तो एक और क्लास में हम वंशागति के इस शब्दावली को पूर्ण कर लेंगे। अब आज जो आपने पढ़ा है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके काफी काम का भी है, छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आराम से आप घर बैठे बैठे इन चीजों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, जय श्री कृष्ण।